हेलो मेरे प्यारे सीनियर और सीनियर, कैसे हैं? आशा करता हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो प्यारे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे सिरो, आज मैं कराने वाला हूँ चैप्टर 6। ये हिंदी गोदवली का है, चैप्टर 6 जिसका नाम है बहादुर। और ये जो कहानी है बहुत ही रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अगर आपको इसके बारे में जानना है, इसके बारे में पढ़ना है, तो आप इसका स्टोरी जाकर कहानी आपको इसको पढ़ लीजिए बुक से। और ये कहानी जब आप पढ़ोगे ना, तो बहुत ही मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग आएगा और पढ़ते-पढ़ते आप इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी कर लोगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बहादुर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर बनने वाले होते हैं बुक से, सभी क्वेश्चन को मैंने बारीकी से बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ आपको कराने वाला हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अभी बेल आइकन को नहीं दबा दिया है तो प्लीज़ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे और वीडियो को अपने दोस्तों, फ्रेंड और ग्रुप में शेयर कर दें। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहादुर का क्वेश्चन आंसर आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, बहादुर का ही आ गया कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया। मतलब लेखक ऐसा अपने बारे में क्या सोच रहा है कि उसको ऊपर एक बहुत भारी दायित्व आ गया। तो अगर एक सोचता क्यों है, तो लेखक महोदय की पत्नी दिन रात नौकर चाकर की माला जपती थी। अब देखो, अब औरतों की काम तो वही है, अगर थोड़ा सा कुछ नहीं मिलता है तो वो बात को बतंगड़ बना देती है। उनका साला नौकर को लेकर सामने खड़ा कर दिया था। अब लेखक महोदय के ऊपर भारी दायित्व आ गया था कि नौकर के साथ घर में अच्छा बबी हो, नौकर घर के अनुकूल ढल जाता जाए और यह टिक जाए। और वो उसको मानते थे कि नौकर तो आया, लेकिन नौकर जो है घर को अच्छे से चला पाए, अच्छे से बातों को समझ पाए, सही से हर चीज़ कर पाए, इस ढाल में ढल जाए, इसके लिए उसके एक भारी दायित्व उसके सोचने लगते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन करें। बहादुर एक लड़का था, काम करने के लिए वास्ते उसे रखा गया था। देखिए, नौकर यानी बहादुर। बहादुर एक बच्चा है जो नौकर की तलाश में आता है और उसे नौकरी पर रखा जाता है। किसको? बहादुर कहते हैं। बहादुर क्या करता है? घर के कामों के लिए रखा जाता है। तो पहली बार जब बहादुर का वर्णन करना था तो नौकर यानी कि बहादुर एक शरीर चौड़ा और कद छोटा था, गोरा रंग था, मुंह चपटा था और वह उजला हाफ पैंट और सफेद कमीज, भूरे रंग का जूता और गले में रुमाल बांधे हुए था। तो ये कौन था? तो ये था बहादुर था। इसके छोटी सी बातें में इसको समझ लीजिए कि वो गोरा चिकना था, शरीर थोड़ा चौड़ा था, लेकिन उसका नाटा मतलब कद नाटा था, छोटा था, जिसको बौना टाइप का नहीं कहते, उतना बौना नहीं था लेकिन नाटा था। लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था? अब बताइए, लेखक को ऐसा क्यों लग रहा था कि नौकर रखना बहुत ही जरूरी है? तो लेखक महोदय को के सभी भाई और रिश्तेदार ऊंचे पद पर थे। ऊंचे पद पर कहें तो कोई डॉक्टर था, कोई इंजीनियर था, कोई वकील था, तो ये ऊंचा पद हो गया। इसलिए उन लोगों के पास नौकर चाकर था। अब जब उनकी बहन के विवाह में सभी रिश्तेदार का मिलन हुआ तो लेखक महोदय की पत्नी को देखकर ईर्ष्या हो गई। इसको? महोदय की पत्नी नौकर को देखकर ईर्ष्या हो गई। उसके बाद घर में नौकर रखने के लिए परेशान करने लगी और इस पर महोदय ने नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि यार अपने बराबरी में शादी करो। अगर बड़े घर की लड़की से शादी तुम करके लाओगे, तुम्हारा घर टाटी का, तो वो तुम्हारे तो घर में सबसे पहले तुमको इज्जत नहीं करेगी, तुम्हारे घर में सही से रहेगी नहीं। इसका अगर अपोजिट अगर देख लो, एक लड़की टाटी का घर का है और वो बड़े घर में आती है, तो इज्जत क्या होता है, वो थोड़ा बहुत सही से कर लेती है, ठीक है। लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है कि यार वो टाटे घर में रहने वाली, उसको कभी नॉलेज नहीं है बड़े घर में कैसे रहना है, लेकिन वो ढल जाती है। लेकिन जब बड़े घर की जब लड़की छोटे घर में जाती है तो उसको ढलना मुश्किल हो जाता है। अब इसमें होता क्या है कि उसके जो लेखक जो बता रहे हैं कि उनका जो पत्नी जो होती है, उनके जो शादी होता है तो उनके जो रिश्तेदार होते हैं, भाई है, भाई और उसके रिश्तेदार बड़े बड़े लोग सब हैं। अब जब उसको वो देखते हैं कि मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार लोग ये चार चार गाड़ी रखे हुए हैं और साथ में नौकर रखे हुए हैं, तो इसको जलन होता है, क्या वो सब रखे हुए तो हम क्यों नहीं रखेंगे, हम ही तो बड़े घर की बेटी हैं, बड़े घर के पुतोह होंगे। तो वो जब वो सोचती है तो उसको अंदर में जलन होता है। फिर वो घर आती है और लेकर से कहती है, यानी कि पति से, कि नहीं, अब हम भी नौकर रखेंगे। अब बड़ा बनना था, नौकर रखने से कोई भाड़ा हो जाता है, तो भाई कोई बात नहीं। तो महोदय ने नौकर रखना ज़रूरी समझा कि हाँ चलो अब हमको नौकर रखना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहते हैं भाई, दिखावे के लिए नहीं, साइकिल पे चढ़ो, पल में पैसा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। यार तुम बाइक पे चल रहे हो, पेट्रोल डलाने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या फ़ायदा यार बाइक लेने से, बाइक दिखावे के लिए बाइक लो यार, नहीं, दिखावे के लिए नहीं करना है। हमारे चैनल पे 10वीं बच्चा पढ़े, हम मेहनत से पढ़ाएँ और हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या है, भगवान करेंगे एक बार बजरंगबली के पास आ जाएगा डिजिटल बोर्ड, आप लोग का आशीर्वाद प्यार मिल जाएगा तो बड़े बोर्ड पे पढ़ाएँगे। फिलहाल अभी इस पे जो कंटेंट दे रहा हूँ ना, वो डिजिटल बोर्ड से भी अच्छा है। समझ आया ना जी आपको? तो प्लीज़ इसको वीडियो को बढ़िया दीजिए, यानी कि बढ़िया दीजिए नहीं, बढ़िया से देखिए और लास्ट तक देखिए। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, सिर्फ़ अपने देखने से काम नहीं चलेगा। लाइक करने से पैसा भी नहीं आता, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, ठीक है? अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि साले साहब से लेखक का कौन-सा किस्सा असाधारण किस्सा में सुनना पड़ा? अब देखिए, साले साहब से लेखक का कौन-सा किस्सा असाधारण विस्तार में सुनना पड़ा? कहानी सुनाते हैं। अब लेखक जी सुना रहे हैं तो भाई साले साहब को तो सुनना ही पड़ेगा। क्या है? लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण किस्सत में सुनना पड़ा। किस्सा था कि वह एक नेपाली था जिसका गाँव नेपाल और बिहार की सीमा पर पड़ता था। चलिए भाई, कोई बिहार से हैं तो बताइए, बिहार से अगर हमको नेपाल में जाना होगा तो वो बॉर्डर के नाम बताइए और कौन-सा राज्य जिला जो है वहाँ से वो कट के जाता है? जल्दी आप बताइए कमेंट में। ठीक है, तो क्या बताता है कि इसे बिहार की एक सीमा था और उसका बाघ युद्ध में मारा गया था। बाघ जो है, बाघ बाघ नहीं होता है, लायन लायन से टाइगर में से बाघ, युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। उसका
बड़ी गुस्सैल थी। उसकी जो माँ थी, माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी, उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम-धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगल में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों की घोंसला को से हाथ डालकर उसके बच्चे पकड़ता या फल तोड़-तोड़ कर खाता। यह बार उसने भैंस को पिटाई की और जिससे चलते माँ ने उसे खूब पीटा। अत्यधिक पिटाई के चलते लड़के के मन माँ से फट गया। रात भर जंगल में छिपा रहा। सुबह होने पर घर से राह खर्च के लिए चोरी से कुछ रुपये लेकर भाग निकला। अब ये जो पैसा लेकर जो भागता है नहीं, पता है ये कौन होता है? ये भाई ये सब हमारे ये होते हैं, कौन सा टाइप रहते हैं भाई? तो ये हमारे बहादुर बच्चे रहते हैं, ठीक है? जो बच्चा तो सियान हो गया रहता है, लेकिन माँ कहती है कि यार तुम कुछ काम करो, मेरे कामों में हाथ बटाओ, तुम कुछ काम कर लो, कुछ पैसे कमाओ। लेकिन ये बच्चा जो था ना सियान था, लेकिन ये कुछ करता नहीं था। आवारागर्दी करता था, इधर-उधर घूमता था, जंगल में जाता था, पेड़ों पौधों पर चढ़ जाता था, फल खाता था, चिड़ियों को पकड़ता था, यही करता था। माँ परेशान हो गई थी। एक दिन भैंस को चराने के लिए भेजता है, भैंस को चरता नहीं, इसको बहुत मारती है। अब बेचारा बहादुर क्या करता है, मार खाकर रात भर चुप के घर में आता है। रात भर जंगल में रहता है, मार खाने के बाद है ना, वो जंगल में भाग जाता है। रात भर जंगल में रहता है, चुपके-चुपके वो सुबह में आता है, सब सोए हुए रहता है और घर में 100 पैसा निकाल कर पूरा पूछा हो जाता है। ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़िएगा ज़रूर। अब बहादुर आगे क्या करता है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? अभी क्वेश्चन पता है ना, अभी आंसर उसी में आंसर में इसका आंसर छुपा हुआ था, ठीक है? बहादुर कभी-कभी पशु को चराने के लिए जाता था। एक बार उसने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। अब बहादुर इतना गुस्सैल था, यार उस भैंस को ही पीट दिया भाई, ऐसा जानवर को क्यों पीटना? मार खाने से तुरंत भैंस उसकी माँ के पास पहुँच गई। अब भैंस जो था, माँ से बहुत प्यार करती थी। अब माँ भी भैंस से बहुत प्यार करती थी और जब भैंस को जब ये मारा ना, तो भैंस वहाँ से दौड़ते हुए चली आई, किसके पास? माँ के पास। माँ को आभास होता है कि लड़के ने इसकी काफ़ी मारा है। आभास मतलब माँ को ऐसा लगता है कि भैंसिया को है ना, ये हमर बेटवा बड़ा मार लिया है। देख यही चलते भैंसिया हमर दौड़ के भागे लगा हमारे पास। आगे देखा के तो बड़ा पीट गई। मतलब इसको आभास होता है, सोचता है, काफ़ी मारा है। माँ ने भैंस को मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी। अब बताओ, मतलब कल्पना कर लिया कि हाँ, भैंस को हमको बहुत मारा, बाप रे! और यहाँ पे भौरा उड़ा दिले भैंस के। बस उसके खीस-पीस में ले आता है डंडा। अब बहादुर के लिए कस के पिटाई कर देता है। ले पिटाई। बेचारा बहादुर क्या करता है, बहुत पिटाई खाता है। लड़के का मन माँ से फट गया। लड़का जो होता है ना बहादुर, उसकी माँ का जो है, माँ के मन से उसका हृदय से फट जाता है कि नहीं अब हम माँ के साथ नहीं रहेंगे। वो पूरी रात जंगल में छिपा रहा। अंत सुबह वह घर पहुंचकर चुपके से कुछ पैसे लिया और घर से भाग गया। फिर क्या करता है, माँ से वो बहुत दुखी हो गया था, यार माँ भैंस का हम मारे तो माँ हमको भैंस के बदले हमें मुझे मार रही है। नहीं हमको घर पे नहीं रहना है, अब हमको जा रहे हैं। बस रात भर डर के मारे वो मार खाने की वजह से बाहर रहा और वह सुबह में चुपके चुपके सुबह में आता है, पैसा नुकाता है यानी कि चोरी करता है और भाग जाता है। तो बच्चों को प्यार से समझाया करो, ज़्यादा मारने से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। अगला है बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया और विचार करें। बहादुर के नाम से दिल शब्द जो है ये क्यों उड़ा दिया और इसके बारे में क्या करना है, आप सोचिए और बताइए। तो देखिए, प्रथम बार नाम पूछने से बहादुर ने अपनी नाम दिल बहादुर बताया। देखिए क्या बात है, दिल बहादुर क्या उसका? दिल शब्द का अभिप्राय भावात्मक परिवेश में है, उपदेश देने के लिए दरमियान, और उसे कहा जा रहा था कि किसी के साथ भावुकता से पेश नहीं होकर दिमाग से अधिक कार्य करना, सामाजिक को उत्तरदायित्व से दूर रहकर मन मस्तिष्क और केवल अपने घर के कार्यों को लीन रहने का उपदेश दिया। इस प्रकार निर्मल द्वारा इसके नाम का दिल शब्द उड़ा दिया गया था। चलिए, अब यहाँ से जो ये क्वेश्चनवा आया ना बउआ, 7 नंबर क्वेश्चन व्याख्या करें, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चनवा है ना, आप लोग को देखो छोड़ देते होंगे और बच्चा सब छोड़ देता है, आप इसमें फंस जाते हैं। तो बउआ आपको करना कुछ नहीं है, कहानियाँ पढ़ लिए कहानी पढ़ने के बाद क्या करा कि उसकी हंसी बड़ी कोमल है, मीठी थी और फूल की पंखुड़ी बिखर गई है। इसका क्या व्याख्या होता है, तो कहानी तो हम बताएंगे ही, आपको इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसका कल्पना कीजिएगा, तो आपको हमेशा ये व्याख्या याद रहेगा, ठीक है। तो करा कि उसकी कमल होश उड़ गई और मीठी सी फूल जैसी पंखुड़ी खिल गई। अब इसका बात क्या होता है, जब बात करें तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक बहादुर शीर्षक से लिया गया है। ये कहानी ली गई इस पंक्ति में गंधर्व बहादुर से जुड़ा हुआ है और इस बहादुर के बारे में बोल रहा है कि हंसी बड़ी कोमल मीठी थी जैसे फूल की पंखुड़ी बिखर गई। अब बेचारा तो मार खाया हुआ ही था, घर से भागा हुआ ही था, अब वो खिल कैसे गया? उसे क्या प्यार मिला, क्या-क्या मिला? देखो यार, बहुत बहादुर को बहुत सहना पड़ता है। जब जाता है ना वो जो नौकरी करने, वहाँ पे भी इसको बहुत पीटा जाता है, बहुत दशा होता है यार, ठीक है? इसलिए घर से मत भागना कभी भी। माँ 10 बेलना भी मारे ना, तो माँ की मार खाकर सहकर घर में रह लिया करो। माँ 10 बात बोले ना, आशीर्वाद समझकर सह लिया करो। घर से कभी भी मत भागना, तो बहुत पछताओगे। जब लेखक शाम को दफ्तर से घर आते थे तब बहादुर क्या करता है, बहादुर सहज भाव से उनके पास आता था और उन्हें एक बार देखकर सिर झुका लेता और फिर धीरे मुस्काने लगता। मालूम सी घटना से लेकर लेखक ने सुनाया करता और कभी कहता बाबूजी, बहन जी, सहेली आई थी, तो कभी कहता बाबूजी, भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह हंसी हंसता था और लगता था कि जैसे उनके कोई बड़ी बात किस्सा कह दिया है। उससे निश्चल और निष्कल्प स्वभाव भाव प्रभावित होकर लेखक ने लिखा कि उसकी हंसी बड़ी कोमल थी और मीठी सी लागत था और फूल की पंखुड़ी की बिक्री हुई थी। अब इसका मतलब समझ आता, मतलब ये दफ्तर जो लेखक जो होते हैं ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी के बाद जब वो घर पे आते हैं तो ये क्या करता है, बहादुर समाचार सुनाता है। क्या समाचार सुनाता है? बाबूजी, भैया फिल्म देखने गया था। बाबूजी, दीदी सहेली के यहाँ गई थी। अरे भाई, ये कौन सा नया खबर है, कुछ नया खबर सुनाओ। तो ऐसा खबर सुनाता था जिससे बाबूजी को लगता कि यार कुछ होगा, लेकिन ऐसे कुछ
पर बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब वो बोलता था उनकी बातों में कोमलता थी, मिठास थी और ऐसा लगता था पंखुड़ी जैसे वो खिल जाता है। इसी भाव का प्रकट करते हैं। अगला, इस प्रकार उस पंक्ति में लेखक ने बहादुर को निछड़ता और निर्ममता, ईमानदारी और अत्याधुनिक व्यवहार का विलोचन रेखांकन भी किया है। और बहादुर बच्चा था, उसने होठों पर कोमल और मिठास थी, फूलों के खिलने जैसा उसकी खिलखिलाहट थी। और इस प्रकार पंक्तियों में लेखक ने बहादुर को कोमल भाव को, ईमानदारी और अपने संतुष्ट को सटीक वर्णन भी किया है। ठीक है, बहुत भोला भाला था, प्यारा बच्चा था। आप कोई कहना पापा जी पैसा दो ना, तो कितना अच्छा बात बोलता है, कितनी प्यार से बोलती है। तो ये बच्चों में ना कोमलता, मिठास रहती है। तो जैसे जैसे परमेश्वर में बच्चा जो होता है ना, समाज में बड़ा होता है, जैसे सीखता है ना, उसके अंदर कठोरता, हीन की भावना आती है। तो ये आता कहाँ है? सबसे पहले तो बच्चा के अंदर जो भावना आती है घर से आती है। घर से आने के बाद वो समाज से सीखता है। तो आपके जिस घर में जिस तरह का भाव प्रकट होगा, बोला जाएगा, बात किया जाएगा ना, उसी तरह से बच्चा क्या करता है, सीखता है। इसलिए जब भी घर में रहो तो बच्चे के साथ अच्छे से बात करो, अच्छे से बोलो। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है, इसमें हो गया जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन आ गया। तो चलिए दूसरा क्या कि अब बहादुर के भूल गलतियां अधिक होने लगी थी। अब देखो बच्चा है तो बच्चा से भूल तो होगा ही, गलती भी होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको मार दो, गोड़ तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, ऐसा नहीं होता। गलती इंसान से होती है और सबसे पहले बच्चा, तो जितना बच्चा गलती करता है उतना ज़्यादा सीखता भी है। तो बच्चा गलती करेगा, तो बच्चा गलती करता है तो उसको प्यार से समझाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए। डांटो समझाओ लेकिन मारना नहीं चाहिए। लेकिन इसको बहुत पिटाई लगता है। अब बच्चा गलती करने लगा था, क्या क्या गलती करने लगा था, चलो यहाँ देखते हैं। पता है कि प्रस्तुत करके हमारे पाठ्य पुस्तक से बहादुर कहानी पाठ से ली गई है और यह संदर्भ में बहादुर से जरा जुड़ा हुआ है। अब ये जो कह रहा है कि बहादुरी से लिया गया है और ये जो कहानी के जो इसमें जो बताया गया गलती है, ये बहादुरी से रिलेटेड है। क्या-क्या गलती करता है वो देखिए। बहादुर लेखक का पुत्र किशोर बरामदा पीट रहा था। क्या है? बराबर पीट रहा था। पुत्र किशोर बराबर पीट रहा था। कुछ दिन बीतने पर लेखक की पत्नी ने भी बहादुर को मारने पीटने लगी थी। अब देखो बहादुर मतलब लेखक की पत्नी ही बोली थी कि हमको एक नौकर चाहिए, नौकर रखना है। आज जब नौकर रख लिए तो नौकर की इज्जत देखो भाई, नौकर की इज्जत होता है। इसलिए हम कहते हैं यार पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, ये नौकर करो, नौकरी करने जाएगा यार। देखो कितना हाल होता है। और उसकी जो पत्नी जो होती है ना, उसको भी मारने पीटने लगती थी। लेखक ने ऐसा विश्वास था, हो सकता है कि घर में मार खाने, गाली सुनने के कारण बहादुर दुखी होकर रहने लगा था। इस कारण उसने कई भूलें हो जाती होगी। ऐसी स्थिति में लेखक कभी-कभी रोना चाहते थे। कभी-कभी रोकना चाहते थे, लेकिन बाद में चुप हो जाया करते थे, क्योंकि उनके विचार में नौकर-चाकर तो मार-पीट खाते ही रहते हैं, ऐसे ही भाव था। अब देखो लेखक जो है उनकी पत्नी के बर्ताव पर, उनकी पत्नी के डाँटने-मारने पर ना लेखक कुछ बोलना भी चाहते थे, टोकना भी चाहते थे कि यार बच्चों के साथ ऐसा मत करो, मत मारो। लेकिन वो बाद में रुक जाते थे। क्यों रुक जाते थे? कि उनको ऐसा लगता था कि यार नौकर तो है, नौकर तो मार खाता ही है, कौन-सी बड़ी बात है, नौकर तो गाली सुनता है, कौन-सी बड़ी बात है। ऐसे उनके मन में विचार आ गया, लेकिन उसे बोलना टकना भी छोड़ दिया। अब देखो आगे क्या होता है। इस कारण क्या है, इस कारण बहादुर की मदद नहीं कर पाते थे। इस कारण वो भी करना चाहते थे, लेकिन नहीं करना चाहते। करते तो उनकी बीवी उनके पास, ले दो भैया, तुम बहुत नौकर के पक्ष में बोलते हो, ये ऐसे करता है, वैसे करता है। तो इस तरह की बात होती थी। बहादुर दिनहीन रूप में असहाय बनकर लेखक के पत्नी और पुत्र को डाँट, मार-पीट कर खाता तो असहता ही था। अब क्या करता बेचारा? घर से मम्मी से मार खाकर भाग गया। मम्मी घर पे मारती थी भैंस के डंडे से। अब बेचारा घर पे वो काम कुछ करता ही नहीं था, उसका भी गलती था। अब घर छोड़ के तो चला गया। अब वहाँ पे नौकरी करने गया तो बेचारा क्या करे? उस मैडम की बात सुनना है, सर का भी बात, और इसका जो बेटा है उसका भी गाली-गलौज सुनना है, मार-पीट खाना है, सहता था। अब क्या होता है कि इस पंक्ति में मूल आशय यह है कि लेखक की मानसिकता को 2 तरह की थी। अब इसमें 2 तरह की मानसिकता थी। वो सोच रहा है कि उसको हम बचाएँ भी, और दूसरा सोचता है कि हम क्यों बचाएँ? जाने दो, ये तो नौकर है, ऐसा ही होगा। तो 2 तरह का विचार आ गया। वे सबल और आलोचना नहीं कर पाते थे। गरीब के प्रति, नौकर के प्रति उनका भी भाव दुपजे दर्जे का था। इस कारण बहादुर की मानसिक स्थिति संतुलन नहीं कर पा रही थी। इस तरह से वह बहादुर की मदद नहीं कर पा रहे थे, बहादुर की सहायता नहीं कर पा रहे थे। चलिए, ग नंबर देखिए उसका ही है। ग नंबर क्या कहता है, इसे अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष होता। इस पंक्ति में पाठक ने बहादुर कहानी से ली गई और इस पंक्ति के संबंध में यह काल से बहादुर चोर और इल्जाम, मारपीट, गाली गलौज, तंग आ चुका था। अचानक सिल उठाते वक्त वह गिर गया था, टूट गया था। अक्सर यह बात बहादुर के घर छोड़कर भाग गया। इस खोजने के लिए लेखक के लड़के किशोर ने शहर के कोना-कोना छान डाला, लेकिन बहादुर का कहीं पता नहीं चला। अब देखिए, अब किसी को हद से ज़्यादा सताइएगा, मारिएगा, पीटिएगा तो ये आपके यहाँ काम करेगा जी? नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति नौकर रखता है तो नौकर को थोड़ा-सा इज़्ज़त भी देना पड़ता है। इज़्ज़त देने का मतलब ये नहीं है कि उसका मान-सम्मान, मतलब उसे मतलब अच्छी भावना, अच्छे बात करो, अच्छे से विचार करो, अच्छे से खाना-वाना होना चाहिए। अब वो बेचारा को इतना मारता था, टॉर्चर करता था कि एक दिन क्या करता है, गाली-गलौज की वजह से बहादुर को चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि बहादुर तुमने ये चोरी किया, वो चोरी किया। इसमें आकर उसको बहुत ने मारता है, पीटता है, गाली-गलौज करता है। इससे तंग आकर बहादुर क्या करता है, घर छोड़कर वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से उसका जो बेटा है किशोर, वो क्या करता है, कोना-कोना जाकर छान मारता है, ढूँढता है कि बहादुर गया कहाँ, उसको खोजने के लिए, लेकिन बहादुर का कोई पता नहीं चलता है। तो नहीं चलता तो आगे क्या कहता है, नहीं चला, वह बहादुर के लिए बहुत दुखी था। कौन? लेखक। वह उसके सुख-दुःख को याद कर माँ से कह रहा था कि माँ, अगर वह मिल जाता तो मैं माफ़ी माँग लेता, किंतु अब नहीं मारता-पीटता, गाली नहीं देता। अब हम लोग को बहुत सुख दिया, बहुत सेवा की, गलती हम लोगों से ही हुई है। माँ, अगर वह कुछ चुराकर भी ले गया होता तो हम लोग को संतोष होता, लेकिन वह तो हम लोगों को क्या अपना भी सब सामान छोड़ गया। यह पंक्ति यह आशय निकलता है कि आदमी को व्यवहार करना चाहिए, शुद्ध व्यवहार करना चाहिए। दुर्व्यवहार करने का कारण कष्ट भोगना पड़ता है। अब देखिए इनका जो बेटा है
किशोर वो बता रहा है कि माँ मार पीटना, गाली नहीं देता, हम लोग को बहुत सुख दिया है। मतलब बहादुर जो हम लोग को घर का काम करता था, हम लोग की हर बातों को मानता था, हर चीज़ करता था और हम लोग के साथ कभी गलत व्यवहार भी नहीं किया है। अगर कुछ चुरा ही के ले जाता तो ये अपना सामान छोड़कर भागता क्यों? ठीक है? तो ये अपना सामान ही छोड़ के चला गया, बहुत अच्छा ईमानदार था, हम लोग उसके साथ बहुत गलत किए हैं। तो वही बताता है कि अगर अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, अगर अच्छे के साथ गलत व्यवहार करोगे तो आपके साथ भी गलत व्यवहार होगा, ठीक है? ये कहानी में वो दर्शाया गया है। तो बहादुर अच्छा था, ईमानदार था, बुद्धिमान था और मेहनती था। तभी तो मेहनत करता था लेकिन उसको मार-पीट कर उसे जान लगाया गया। चलिए घ नंबर देखिए, घ नंबर क्या कहता है कि यदि मैं ना मरता तो शायद वह न जाता। अब ये बात कौन कहता है? यदि मैं ना मारता तो शायद वह न जाता। तो इसमें 2 तरह का भाव अगर हम प्रकट करें तो 2 तरह का भाव यहाँ पे आ जाएगा। एक उसकी माँ जो है मारती है, भैंस को पीटेगा तो एक माँ भी कह सकती है कि अगर मैं नहीं मारता तो वो नहीं जाता। अगर एक दूसरी भाव बात करें तो लेखक की जो पत्नी है वो अगर कहती है कि अगर मैं नहीं मारता तो वो नहीं जाता। लेकिन यहाँ पे किसके बारे में बात किया गया उसको हम देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में यह पाठ्य पुस्तक बहादुर कहानी से ली गई है। यह पंक्ति बहादुर से संबंधित है। लेकिन लेखक बहादुर के भाग जाने पर अफ़सोस होता है, भाग जाने पर। अच्छा ये लेखक और उसकी पत्नी के बारे में बताया कि अगर हम नहीं मारते तो लेखक नहीं भाग जाता, ठीक है? और मैं नहीं मारता तो वह भागता नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है कि लेखक को अपने आप पर अपने द्वारा दिए गए मानवीय व्यवहार पर खेद होता है। मतलब उसको थोड़ा-सा पछतावा हो रहा है कि यार मैंने नहीं मारता तो बेचारा भागता नहीं, कितना अच्छा था। अच्छा मतलब सबको चिंता होता है, ठीक है? खेद होता है। जब निर्मला बहादुर के लिए रोने लगी तब वो यह वाक्य लेखक के उसी समय चारपाई पर बैठकर सिर झुकाकर कह रहे। लेखक इस घटना पर रोना चाहता है किंतु भीतर ही भीतर छटपटा रहा है कि यह छोटी-सी भूल जीवन में कितनी दुःख देती है। अब लेखक को समझ में बात आती है, पहले ही सचेत रहना तो ऐसी घटना कभी नहीं करता। अब ये पछतावा हो रहा है कि यार पहले जो ये हमको करना चाहिए था, ये हम बिल्कुल बहुत गलत कर दिए और किसी के साथ गलत करना ये अंदर ही अंदर छटपटा रहे थे, तड़प रहे थे। यार अफ़सोस कर रहे थे कि यार मैंने उसके साथ बहुत गलती किया, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारा के साथ थोड़ा-सा नहीं करते थे, ऐसा नहीं करते। इस तरह की जो भावना होती है उसके अंदर आता है और इस तरह से वो अपनी बात को सोचती है और इस घटना को कभी नहीं करती और बता रही कि जब तक मैंने उसको नहीं डाँटा, नहीं पीटा, बेचारा नहीं जाता, पता नहीं बच्चा है, कहाँ है, नहीं है, कहाँ गया, इसके मन में हर एक तरह का विचार आता है। और ये मानवता ही होती है जो सब इंसान के अंदर में ऐसी भावना आती है, जिसके अंदर मानवता खत्म हो जाता है ना, ये कोई मर भी जाए, कुछ भी करे ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका अंदर होता है कि आपके अंदर की जो आत्मा है ना, मानवता वो मर गया, खत्म हो गया। यार इंसान इंसान को देखकर अगर जलन करे तो यार आप इंसान नहीं हो पाएँगे, ठीक है? एक इंसान दूसरे इंसान की उसकी दुःख-सुख की भावनाओं को समझे, देखे तो ये मानवता कहलाती है इंसान, ठीक है? बात समझ में आ गई? अगली बच्चों बात करें कि पंक्ति के आशय ये है कि आदमी के साथ-साथ व्यवहार सुव्यवहार होना चाहिए। संदेश के बीच बड़े भयानक होते हैं, उनके प्रतिफल भी कष्टदायक होते हैं। आज बहादुर के साथ दुर्व्यवहार, मारपीट होता और गाली-गलौज नहीं किया जाता तो संदेश आधार पर चोर नहीं ठहराया जाता, वह नहीं भागता और अंत संदेश दुर्व्यवहार से इंसाफ को बचना चाहिए। देखिए, अब ये क्या कर रहा है सुव्यवहार होना चाहिए, आदमी के साथ सुव्यवहार होना चाहिए और संदेश से के बीच बड़े भयानक होते हैं। संदेह का मतलब क्या होता है? संदेह का अगर हम बात करें तो संदेह जो होता है ना, जैसे कि हमें किसी के प्रति संदेह कर लिया कि अरे वो बच्चा ऐसा है, वो बच्चा चोर है, और वो चोर है नहीं, कोई सामान चुराया नहीं, हमको संदेह हो गया। तो ये जो सबसे बड़ी जो बीमारी होता है, सबसे खराब होता है। हमारे मान लीजिए कि आपके दोस्त हैं, फ्रेंड है, आपको लगता है कि यार ये दोस्त हमारे बीच में कुछ गलत कर रहा है, तो आपके मन में बैठ गया ना, अब ये बात बढ़ते रहेगा और यही चीज़ आपको कभी-कभी बहुत भयानक रूप ले लेगा। तो ये चीज़ से हमें बचना चाहिए। यार जाने दो, क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसी वाली भावना रखो। अरे जाने दो, अरे भाई कोई आके कह दे, "अरे तुम्हारे बारे में ना पंकज बहुत बोल रहा था, अनाप-शनाप।" अरे तो तुम जाकर पंकज के पास ना नहीं, "अरे पंकज तुम हमको क्या बोल रहा था?" नहीं, कुछ भी नहीं बोला। अरे जाने दो, बोला तो बोला, मैंने तो कान से नहीं ना सुना। दूसरे की बात पे सुनने पर विश्वास भी नहीं करना चाहिए। डाउट्स क्लियर बच्चों? मज़ा आया कहानी सुनकर? अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? बहुत ही रोचक कहानी है। और देखिए मैंने जितने एक्सप्लेन करा ना बहुत मज़ेदार, ऐसा एक्सप्लेन कोई नहीं करा पाएगा, ठीक है? अगला बात करते हैं कि काम-धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का लेखक किन शब्दों का चित्रण करता है और चित्रण का स्पष्ट किया। अब काम-धाम करने के बाद बहादुर क्या जाता है? बिस्तर पर सोने के लिए जाता है। अब सोने के बाद उसे बिस्तर पे जाने के बाद भाई तो कोई जल्दी सोता नहीं है, कुछ चिंतन करता है, कुछ बातें करता है, कुछ देखता है, कुछ सुनता है, कुछ सोचता है। अब क्या करता है? निर्मल ने बहादुर को एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। अब बेचारा को गरीब था, अब क्या था वो नौकर था, तो उसको तो भाई सोफ़ा तो नहीं देगा, पलंग तो बड़ा नहीं देगा सोने के लिए। अब गरीब को गरीब और क्या बोलते हैं नौकर को नौकर की तरह रख दिया। अब उसे फटी पुरानी दरी दे दिया सोने के लिए। घर का वह चादर भी ले गया था। रात को काम-धाम करने के बाद वो भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बक्सट पर अपना बिस्तर बिछाता था और बस्तरे पर बैठे जाता और अपनी जेब में कपड़े की एक गोल-सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी और वह छोटा-सा आईना निकाल कर बंदर की तरह अपना मुँह देखता और बहुत सी प्रसन्न नज़र आता। अब वो क्या करता था, गरीब तो था ही, भागा हुआ तो था ही। अब इसको तो घर में तो एक दिया था नौकर था ही, तो इसको सोने के लिए एक दे दिया गया था चद्दर, फटा-फूटा चद्दर के ले भाई सो जाना। और वहाँ पे एक बक्सा था, बिस्तर मतलब बक्सट था, बक्सट मतलब बड़का बक्सा रहा होगा लकड़ी का, काठ का, और उसी पर जाकर वो सो जाता है। और सोता था और जब भी उसको सुबह उठता था, नहाता-धोआता था, तो एक ऐनक रखे हुए था, ऐनक को क्या करता, टोपी पहन लेता, ऐनक में अपना मुँह देखता, मुँह से आता, ठीक है? यही चीज़ काम-धाम के बारे में बताया गया है। अच्छा और दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है कि इसके बाद कुछ नीचे जेब से निकाल कर बिस्तर पर खेलता था, गीत गाता, पुरानी स्मृतियाँ में खो जाता और उसे मन के स्वाभाविक और झलक मिलती। इससे अंतकरण के पुनीत वीरन का भावगीत मुखरित होता है। यह उसके माध्यम से लेखक के भावभूत और मनोदशा शास्त्र के अंदर ही समृद्ध का चित्रण किया गया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों का कैसा प्रभाव पड़ा। जब लेखक उस घर में नौकरी करने जाता है तो लेखक के घर में कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहादुर से आने के घर में आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता था। सभी कपड़े चमकदार पहने दिखाई देते थे। निर्मल की तबीयत काफी सुधर गई और परिवार का कई सदस्य एक भी काम स्वयं नहीं करता, सभी बहादुर की आवाज देकर काम करवाता था। कार्य का वो बहुत पूरा करता और सभी रात को पहले ही सो जाता और सवेरे उठता और बजे से पहले उठते थे। अब देखिए 8 बजे से पहले उठते थे। अब कहने का मतलब बहादुर रहता था, घर की रौनक थी। बहादुर रहता था, घर में पोछा लगाना, घर में झाड़ू लगाना, घर की मतलब कपड़ा लता सभी ये साफ करता था। और सब सोता था तो ये सुबह में पहले उठता था, घर की सारी काम करता था। रात को सब सो जाता था तो ये घर का काम करके सोता था। इतना मेहनत करता था। और उसमें जो बच्चा का जो उसके बेटा का तबीयत खराब था वो भी सुधारा गया था, लेकिन इसके जाने के बाद सब बिखर गया, सब पहले के रूप में आ गए। इसलिए कहा जाता है नौकर कुछ अच्छे होते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। 10वां नंबर है कि किन कारणों से बहादुर को एक दूसरे से लेखक का घर छोड़ दिया। अब क्या कारण, देखिए कहानी इसके पहले भी एक्सप्लेन किया, उसी पर फिर एक क्वेश्चन आ गया कि किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। तो भाई उसे चोरी का इल्जाम लगा दिया था ना। अब देखिए लेखक के घर में परम बहादुर की अच्छी रख रखा था। धीरे धीरे लेखक का लड़का उस पर दबाव डालकर काम करवाने लगा। अब उसका बेटा था, इसका मतलब थोड़ा क्या है, अरे ये कर दे वो कर दे, मेरा पैड साफ कर दे, मेरा ये साफ कर दे, मेरा वो साफ कर दे, मेरा ये धो दे वो दे दे। यार नौकर तो नौकर की तरह काम। अब ये क्या करता था, उसकी मम्मी काम करवाती थी और थोड़ा देर उसका बेटा आवाज देता था, बहादुर इधर आओ, तनका ये कर दे, बहादुर थोड़ा सा हाथ जा दे, बहादुर थोड़ा सा मेरा पैड का नारा खोल दे। अरे यार बहादुर है यार, नौकर है, कोई मशीन थोड़ी है। तो बहुत काम करवा लिया। कुछ समय पश्चात पत्नी और पुत्रों ने पिटाई की बात पर कर देते हैं और एक रिश्तेदार लेखक के घर का एक दिन आया और रुपये खो जाने की बात कहते हुए बहादुर की चोरी का आरोप मढ़ दिया। उस दिन लेखक ने बहादुर की पिटाई कर दी। अब उसके घर में एक रिश्तेदार लड़का आया, किसके, लेखक के घर में। तो लेखक के घर में जब रिश्तेदार लड़का जब आया तो उसका कुछ पैसा गुम हो गया। तो जब पैसा उसका भुला गया तो ये क्या करता कि बहादुर लिया और सब मिलकर बहादुर को पीट देता। अरे भाई पैसा चुराया तो कि मैं ही चुराया हूँ, सबूत बताओ, यानी कि मुझे देखा नहीं देखा, आरोप लगा दिया। ये तो गलत है ना। तो बहादुर को आरोप लगा देता है कि यार तुमने पैसा चुराया। अब क्या करता है, बेचारा को बहुत पीटता है। अरे भाई मैंने जब चोरी किया ही नहीं, मुझे पीट रहे हो तो क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हारे पास रहूंगा। फिर क्या करता है, पीड़ित होकर वो मार खाने के कारण एक दिन वो अचानक बहादुर भाग जाता है। और भागना ही चाहिए, अच्छी बात है भाई, मार खा कौन रहेगा और अगले दिन मार खाने के लिए, सही बात है, भाग गया, अच्छा किया। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि बहादुर पर चोरी के आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप में क्या असर पड़ता है। देख लीजिए। तो प्राय ऐसा देखा जाता है कि लोग घर के नौकर को हेय दृष्टि से देखते हैं और इसके दोषी मान लेना ही आसान करता है। रिश्तेदार सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों की लगेगा कि ऐसा ही हो सकता है। बहादुर इस आरोप में बहुत दुखी होता है। इस अंतराल में गहरी चोट लगी थी और इस दिन वो बहुत उदास रहने लगा था। इस घटना के बाद उसने अधिक फटाफट का सामना करना पड़ता, इस काम में मन नहीं लगता। और सभी क्या करता है कि उस पर दबाव डालता है, उसको चोरी का इल्जाम लगता है, जिसकी वजह से बहादुर को उसको काम में मन नहीं लगता है, उसका मन उदास रहता है। चलिए आगे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों कि घर आए रिश्तेदार ने कैसा प्रचंड रचा और उसे क्या परिणाम निकला। अब देखिए घर से आए रिश्तेदार भी है ना प्रचंड रचता है, यानी कि रिश्तेदार से भी संभल कर रहना कि आपके घर में कोई अगर रिश्तेदार आ गया ना कुटुंब, तो हो सकता है कि आपके अंदर भी कोई हीन भावना डाल दे, ठीक है। अरे हमारा घर तो ऐसे रहल, तोरा घर न रहल, अरे हमर दोस्त तो बड़का हमरा खियावल, तो दोस्त ना खियावल, अरे हमारा दोस्त के पास तो गाड़ी हमरा देवल, तो दोस्त ना देवल। ये भाई ऐसा मोटिवेट डालेगा नहीं यार कि तुम सोचेगा कि सोच में हमारा दोस्त में कर, तुम जाके झगड़ा करेगा, बोलेगा, मारपीट करेगा, ऐसा दूसरे के बहकावे में आकर नहीं करना, ठीक है। आगे हम बात करें लेखक ने घर के रिश्तेदारों से अपनी झूठी प्रसन्नता कायम रखने के लिए रुपया चोरी का प्रचंड रचा। तो ये जो उसके घर का जो होता है ना रिश्तेदार होता है, इस प्रचंड रहता है कि हम क्या करेंगे, पैसा तो मिलेगा मेरे पास ही रहेगा और हम झुट्टों के इल्जाम लगा देंगे, मेरा पैसा गुम हो गया है और ये बहादुर लिया है, दे नहीं रहा है, बस ये प्रचंड रच देगा, बहादुर को मारेगा, बहादुर भाग जाएगा। तो भाई जब बहादुर जाएगा तो नुकसान किसका होगा, लेखक के होगा कि सब घर का काम नहीं करेगा, घर का काम भी खड़े हुए रहेगा, इधर तुम्हारा घाटा है, उसका तो भाई घाटा ही होगा ही कि भाई मारपीट खा रहा है। अब क्या होता है कि उनका कहना था कि बच्चों के लिए मिठाई नहीं ला सका, इसलिए मिठाई मांगने के लिए कुछ रुपया निकाल कर यहाँ रखा था, लेकिन बाद में हम लोग ने उलझ गए और इससे दायित्व में रुपये नहीं चोरी हो गई। उन्होंने बहादुर पर इस चोरी का आरोप किया और इस आरोप में बहादुर की पिटाई कर दी। अब यहाँ पर जो रिश्तेदार आए थे वो क्या बताते हैं कि मैंने मिठाई लेना तो आया था घर के लिए, मिठाई लाना भूल गया और मिठाई ले आना जब भूल गया तो मैंने मिठाई लाने के लिए पैसे निकाले और पैसे निकाल के जब यहाँ पे रखे तो दिख रहा है कि पैसा गायब है। तो ये पैसा गया कहाँ, तो हमको लगता है कि बहादुर ने पैसा ले लिया है। उस दिन लोगों ने उसे हमेशा फटकार लगाने लगे और फिर उदास उपन्यास के रूप में रहकर काम करता है। अंत में घर अचानक चला गया। रिश्तेदार ने प्रचंड के चलते लेखक के घर का काम करने वाले बहादुर के जाने की घटना घटी और यह अस्त व्यस्त हो गया। और फिर क्या उसको पता चल जाता है कि बहादुर घर छोड़कर भाग गया, तो बस उसको उसको पता चल गया कि घर का जो काम था सब अस्त व्यस्त हो गया, तो बहुत खुश होता है। कौन, रिश्तेदार। देखो यार कुछ कुछ रिश्तेदार आपके कामयाबी पर जलते हैं। वो सोच रहा था कि यार हमारे घर नौकर नहीं है और इसके घर नौकर है, आया प्रचंड का नौकर को बिगड़ा दिया। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों कहानी से, कितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। बहादुर जब चला जाता है तो पछतावा क्यों होता है। तो बहादुर के घर के कार्य की तरह कुशलता करना था और सभी के सदस्यों को आराम मिलता था। किसी भी कार्य हेतु सदस्य बहादुर को पुकारा करते थे और घर का काम सभी को मुक्त करना पड़ता था। साथ रहते रहते सबका हिल मिल गया था और डांट फटकार के बावजूद भी काम करते रहता था। यही कारण है कि सब चले जाने पर सब पछता रहा था, कि सब सोच रहा था कि यार देखो इतना अच्छा बहादुर था, उसको हम डांटते थे तो थोड़ा सा पीट भी देते थे, फिर हमारे पास आता था, काम करता था। अब बेचारा चला गया, अब ऐसा तो नौकर मिलेगा नहीं, इसलिए वो सभी पछताते हैं। आपको पछतावा
करना चाहिए अच्छे लोग के लिए, बुरे लोग के लिए पछतावा कभी नहीं करना चाहिए। जो आपकी लाइफ से गया जाने दो, आने का नहीं, आने का नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कराया कि बहादुर, किशोर और निर्मला कथा याचक का चरित्र, मतलब बहादुर का चित्रण कीजिए, बहादुर कैसा व्यक्ति था, किशोर को बताइए किशोर कैसा व्यक्ति था, और निर्मला जो थी लेखक की पत्नी वो कैसा थी। चलिए, तो बहादुर लेखक महोदय नौकर था। बहादुर लेखक महोदय का नौकर था। बहादुर जो था लेखक का क्या था, नौकर था। वह नेपाली था। कहाँ का था, नेपाल का था। उसने पिता के देहांत से युद्ध हो गया था, मतलब उसके युद्ध में उसके पिताजी मर गए थे। माता जी घर चलाती थी और एक दिन वह माँ बहादुर को मारा, बहुत मारा। बहादुर घर छोड़कर भाग गया और लेखक महोदय के यहाँ नौकरी करने लगा। ये बहादुर का चित्रण था। अब किशोर की बात करते हैं। किशोर कौन था? किशोर जो है लेखक महोदय का लड़का है, यानी कि बेटा है, जो अपना सारा काम बहादुर से ही करवाता है। लेखक का बेटा है किशोर, और नौकर जब रहता था कि नौकरी से सभी काम नौकरी पर थोपे हुए रहता है, नौकर से करवाता है। धीरे धीरे बहादुर पर हाथ भी छोड़ देता था, काम भी करवाता था और कभी कभी हाथ दे देता, एक चाटी लगा भी देता था। अच्छा बात नहीं है। बहादुर को घर छोड़कर भागने पर किशोर का वर्तमान अधिक कारगर था हुआ। ये बहादुर भागने का मेन काम, ये जो लेखक का जो लड़का जो है ना किशोर, इसी का कारण ये बात होता है, और बेचारा बहादुर पर आरोपी लगा के बहादुर को भगा देता है। अब निर्मला की बात करें तो निर्मला लेखक महोदय की पत्नी थी, जिसे नौकर रखने का बड़ा शौक था, और यही तो कही थी कि हमारे सब रिश्तेदार के पास नौकर, हमारे पास नौकर नहीं, हम भी नौकर रखेंगे। इसके कहने पर न लेखक महोदय ने नौकर रखे हुए थे। पहले पहल बहादुर के आने पर काफी लाड प्यार दिया, लेकिन धीरे धीरे व्यवहार बदल गया। यहाँ उनके मानने भी लगे और परिणाम हुआ कि बहादुर घर से भाग गया। बहादुर भागने पर काफी विलप हुआ। अब जब ये पहले पहले जब बहादुर गया था ना, तो इसको बहुत उसकी जो लेखक की जो पत्नी है निर्मला, ये बहुत लाड प्यार करती थी। और जैसे जैसे ये पुरान होते गया ना, इसके ऊपर कटु भावना आ गई, उसे प्यार करना छोड़ दिया, इस पर नफरत करना शुरू कर दिया। तो ये इनका चित्रण था। अब परिणाम क्या निकला वो भी देख लीजिए। परिणाम यह हुआ कि बहादुर भाग गया। बहादुर के भाग जाने पर काफी विलाप हुआ। कथाकार क्या है, तो कथा का लेखक महोदय का साला है। कथावाचक जो है लेखक का साला है, जो बहादुर के बारे में पूरी कहानी साधना विस्तृत सुनाता है। बहादुर के लेखक का कथावाचक यहाँ आता है, यह बहन की नौकरी रखने की इच्छा को पूरा करता है। तो ये जो साला जो है ना, साला को ही अपना कहते हैं कि नौकर हमको रखना है, नौकर को तलाश कीजिए। तो वही नौकर, उनका जो साला है वही नौकर की तलाश करता है और बहादुर को वहाँ पे बेचता है और बहादुर को रखता है। चलिए भी और क्वेश्चन है, थोड़ा सा और देख लीजिए। निर्मला बहुत बहादुर से चले जाने पर किस बात अफसोस होता है? तो निर्मला भावुक महिला थी, वो बहादुर के रहने और उसे बहुत आराम मिलता था, लेकिन जब लेखक रिश्तेदार उनके घर आया तो उसने रुपया चोरी का प्रचंड रहा। इसे शिकार बहादुर को बनाया। निर्मला को बहादुर पर गुस्सा आ गया और वह पीट दिया। इसके बाद में कई बार उसे फटकारते रहते थे। जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ तब यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, उसने रुपये की चोरी नहीं की थी और पछताप हुआ। वह सोचकर कि अफसोस कर रही थी कि बिना बताए क्यों चला गया। वह अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया और उसकी कर्मठ ईमानदारी का याद करने का निर्मला ने अपने योग्य व्यवहार करने का अफसोस भी किया। देखो यार, कहानी पढ़ने के बाद कहानी करने पर नहीं, अंदर से भावना जो होता है, रोने की भावना थी यार, कितना दुख भरी कहानी है। और निर्मला जो थी कठोर नहीं थी, निर्मला तो अच्छी थी, प्यार करती थी, लेकिन दूसरे की भावनाओं में आकर उसे तंग करती थी। अब बताइए कि आपके घर में कोई मेहमान है, किसी नौकर रखे हो, सब बहुत प्यार करते हैं, और नौकर आप पर आरोप लगा दिया कि हमने पैसा चुराया, आपको गुस्सा में आके मारिएगा ना। तो प्यार करती थी, वो गुस्सा में आकर उसे मार दिया। वो जानबूझकर नहीं मारी थी, गुस्सा में निर्मला उसे पीटी, डांटी कि हाँ तूने कुटुंब का पैसा, मेहमान का पैसा क्यों लिया। गुस्सा में मारती, लेकिन बाद में अफसोस भी करती कि मैंने उस प्यारे बच्चे को बहुत मारा, बहुत डांटा, तुम्हें उसका कसूर नहीं था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कहानी छोटा मुंह बड़ी बात करते इस दृश्य में बहादुर की कहानी पर विचार करें। तो बहादुर कहानी में सबसे बड़ी बात होती है, इस दिन बहादुर बिना कुछ कहे, बिना सामान लिए भाग गया। इस घटना को छोटी सी बड़ी बात कह गई है। सभी को अपने व्यवहार का पछतावा होने लगा। आदमी अपने आप को नीचा अनुभव करने लगा। किशोर बहादुर की मिलने के माफी मांगने की तैयारी कर रहा था। किशोर सोच रहा था, किशोर सोचने लगा कि नहीं, मैं बहादुर से मिलूंगा और बहादुर से माफी मांगूंगा कि मैंने बहादुर के साथ बहुत गलत काम किया है, बहुत उसे पीटा, बहुत पीटा दिया। तो वो सोच रहा था, अपने आपको पछतावा भी कर रहा था, सोच रहा था कि मैं बहादुर से मिलूंगा और उसे मैं माफी मांगूंगा, ये सब सोच रहा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बहादुर शीर्षक के सार्थक कीजिए और लेखक इसकी दृष्टि से क्यों नहीं रखा। तो प्रस्तुत कहानी में बालक का चित्रण कहा गया है। बालक के लेखक और नौकर का काम करता था और कहानी का प्रमुख पात्रा भी। इस बहादुर नौकर के पूर्व चंद्र में माँ से मार खाने के बाद घर से भाग गया था। उसके बाद लेखक के घर का काम करने के लिए रखा गया था, जिसे नौकर के रूप में चित्रण के साथ साथ उनके बाल सुभर मनोभंजन चित्रण किया गया है। ईमानदार, कर्मठ और सहनशील बालक के रूप में चित्रित है। प्रताप झूठा आरोप से उसे पसंद नहीं था, इसे बच्चा को। उसके बाद क्या कहा कि इसे अंकित, फिर भी वह भागकर चंद्र हो जाता है और लेखक पूरे परिवार को अपने अच्छे छवि को चित्रण अंकित कर जाते हैं। इसे बहादुर का उसका नायक कहा जाता है और इस कहानी के चिन्ह में बहादुर, अतः यह शीर्षक सार्थक है। इसमें बालक का केवल नौकर की भूमिका में नहीं रखा गया है, उसमें विद्यमान अन्य गुण चर्चा का, इसलिए नौकर शीर्षक नहीं रखा गया है। ठीक है, उसे नौकर नहीं कहा गया, एक अच्छे बालक, कर्मठ बालक, ईमानदार बालक के रूप में इसे रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कहानी का सारांश बताइए। कहानी का सारांश आप खुद पढ़ सकते हैं और इसे अपनी कहानी को पढ़कर उसे समझ सकते हैं। अब इतना जितना जिस चीज़ बताया ना, ये कहानी का सारांश हो गया। कहानी के सारांश में लिख दो कि एक बहादुर था, बहादुर का चित्रण कर दो, माता पिता के बारे में, उसके बाद किशोर के बारे में चित्रण कर दो, उसकी माँ के बारे में चित्रण कर दो, निर्मला के बारे में, सबकी बता दो बारे में। यही कहानी का सारांश हो गया। समझा गया। अब हम बात करते हैं, इसमें भाषा की बात आता है। देखो हर चैप्टर में भाषा की बात आता है और यही भाषा की बात आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको व्याकरण जो होता है ना, ग्रामर अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बुक में जो रिलेटेड जो ग्रामर व्याकरण होता है उसी पर पढ़ लो, एग्जाम तो आप क्रैक कर ही दोगे 80+ नंबर। ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ मुहावरे हैं, यहाँ से मुहावरे लेंगे और इसे कैसे प्रयोग करना है, कैसे बनाना है, यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है भाई, यहाँ पे आ जाओ। ठीक, कुमार अकेडमी क्लास 10th हिंदी, राज सर। ठीक,
अब देखिए, मारते मारते मुंह रंग देना, इसका मतलब था बहुत मारना। निर्मला नौकर को मारते मारते मुंह रंग कर दिया। अगला हुलिया टाइट करना, इसका मतलब था बुरा हाल करना। किशोर नौकर को इतना मारता कि हुलिया टाइट हो जाता है। उसके बाद हाथ खुलना का मतलब होता है मारने की आदत हो जाना। आजकल निर्मला का हाथ नौकर पर खुलने लगा था। उसके बाद मजे में होना, खुशी में होना, यानी कि दिल मजे में बीतने लगा था। उसके बाद बात करें बातों की जलेबी छाना, लंबी चौड़ी बातें बनाना। मोहन अपने दोस्तों के बीच बातों की जलेबी छानता है। अगला है कहीं का न रहना, बड़े फंसना। बहादुर के भाग जाने का निर्मला कहीं का न रही, यानी कि उसको बहुत पछतावा हो रही है। 9-2-11 का मतलब था भाग जाना। मौका मिलते ही बहादुर ने 9-2-11 हो गया, नौकर ने 9-2-11 हो गया, बहादुर ने 9-2-11 हो गया। हली का हाथ जाना, साथ में कुछ नहीं ले जाना। सोहन घर जाते वक्त खाली हाथ चला गया, या बहादुर घर घर से भागते समय खाली हाथ चला गया। बुरे फंसना, यानी कि संकट में फंस जाना। यात्रा में बीच में बस खराब हो जाने से बुरी संकट में फंस गया। पेट में लंबी दाढ़ी, दृढ़ता करना। मोहन के बारे में मत बताओ, उसे पेट में लंबी दाढ़ी है। हलचल चहल पहल मचाना, खुशी होना। मामा जी के आते ही घर में चहल पहल मच गया, या आपको बता देना कि बहादुर को घर से जाते ही घर में चहल पहल हो गया, यानी कि खुशी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि निम्नलिखित वो शब्दांश को वाक्य में प्रयोग करते लिंक बताइए। पहला क्या है, रुमाल, रुमाल छोटा है। युद्रा बड़ा है। पोषण के रोटी पोषण नहीं मिलता है। इज्जत, मेरे घर में नौकर की कोई इज्जत से रखा जाता है। झंझाहट, उसके स्वर में मीठी झंझाहट थी। फरमाइश, बहादुर सबका फरमाइश पूरा करता था। छेड़खानी करना अच्छी बात नहीं है। पुलाई, वह पेड़ की पुलाई पर नजर रखता था। फ्रीज मत करो। चादर पानी। फिक्र मत करो, ये था। चलिए अगला है, निम्नलिखित वाक्यों को बनाइए। अब यहाँ से सब क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी जितना क्वेश्चन कराया ना, सभी ऊपर वाले जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन। और यहाँ से जो अभ्यास से है ये क्वेश्चन आप इसको देख सकते हैं, और इसको यहाँ से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे सभी का क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको वीडियो को स्क्रॉल कर वीडियो को रोककर आसानी से उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहाँ से आपका क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों का प्रकार बताइए। कौन सा वाक्य क्या है, वह मरता क्यों है, तो कौन सा है प्रश्नवाचक है। दिन मजे में बीतने लगा है, ये कौन सा है, तो ये सभी चीज दिया हुआ है। यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको देखकर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और आप हमको ये चीज़ कमेंट में बताइए, हमारी जो एक्सप्लेन जो था और ये कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसे लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।